मनोज झा जी की तरफ से जो कविता पढ़ी गई, क्या वो पढ़नी चाहिए? निश्चित तौर पे नहीं पढ़ना चाहिए था। नीतीश कुमार के जो प्रमुख सचिव है दीपक कुमार, उनकी बेटी ईशा वर्मा की कंपनी को 25 करोड़ रुपए दे दिए गए। बकायदा आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया ही गया था इसको इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। 2024 में वो कंपनी बनाती हैं ईशा वर्मा जी। 2025 के बजट में उन्हें 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता है। आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें मिली हुई है? 100% मुख्यमंत्री का कार्यालय, वित्त विभाग मिला हुआ था। बिहार के किसानों की स्थिति बाकी राज्यों के किसानों की तरह ताकतवर नहीं है। आप पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, यूपी देख लीजिए। बिहार के किसान ताकतवर क्यों नहीं हो पा रहे? अगर गांव में आप 10 आदमी से बात करके कहें कि भ्रष्टाचार नहीं है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा इस विषय पर कि हम गलत बोल गए। कब तक का टाइम आप हमको दे रहे हैं? 25% काम जो बचा हुआ है, ये 25% काम अगले 1 साल में पूरा हो जाएंगे। हालांकि बिहार की माली हालत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं रिस्क लेके आपको मैं कमिट कर रहा हूँ। ऐसी क्या बात हो गई कि पिताजी के फैसले के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना पड़ा? फैसले कड़े होते हैं और कभी कभी अपच्य होते हैं। बीजेपी आपने क्यों छोड़ा, या यूं कह सकते हैं बीजेपी ने आपको निकाल दिया? आपकी सरकार थी, चंद महीनों में आपने इस्तीफा दे दिया और अपने मंत्रालय के बारे में आपने कई ऐसी बातें कही जो शायद नेता कहने से बचते नजर आते हैं। या तो हम निकाले जाते या फिर मैं यदि इस्तीफा देता, तो मैंने इस्तीफा देना स्वीकार किया। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार के मुख्यमंत्री वही होंगे जो भाजपा के कतार में सबसे पीछे होंगे। 3 नाम की चर्चा हो रही है सर। सम्राट चौधरी की चर्चा है, नित्यानंद राय की चर्चा है। तो आप मानते हैं कि सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय की राजनीतिक हैसियत उतनी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए? पार्टी आपकी 25 सीटों पर सिमट जाती है, कमी कहाँ रह गई? लेकिन हम लोग हारे नहीं, हराए गए। ठीक है, आप हराए गए, लेकिन आपको लगता है कि ये हराए जाने के पीछे एक कारण ये भी है कि आरजेडी के भीतर आंतरिक कलह की स्थिति बहुत बढ़ गई थी? आपको नहीं लगता कि आरजेडी में जो बड़े नेता हैं, जिन्होंने आरजेडी को बनाया है, सींचा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है? किसको दरकिनार किया गया? शिवानंद तिवारी और भी बहुत सारे ऐसे आपके जाति से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। रघुवंश बाबू की स्थिति हमने देखी थी, जगदा बाबू, अशोक सिंह, विजय कृष्ण। शिवानंद तिवारी जी के पुत्र एमएलए हैं राहुल तिवारी जी, उनको टिकट दिए ही थे हम लोग। हार जीत तो सभी लोग हारे जीतते हैं, उसमें उनका भी नाम है, कोई विषय। बेटे को टिकट देना सम्मान देना नहीं हुआ सर। सबसे पहले संजय यादव के नाम की चर्चा होती है, रमीज हो गए, अदनान हो गए। मौन साधना इतिहास में गुनाह के बराबर माना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा और इस वक्त हमारे साथ बिहार में बक्सर से सांसद, पूर्व कृषि मंत्री और इसके साथ बेबाकी से अपनी राय रखने वाले सुधाकर सिंह मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका। सुधाकर सिंह जी, आप बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो बेबाक चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि पार्टी लाइन से अलग हटकर आपने अपनी बातें रखी। मंत्रालय में थे, जिस मंत्रालय में कृषि विभाग की बात करी, वहां पे भी आपने कृषि विभाग की कमियों को उजागर किया। ये हिम्मत कहाँ से आती है? अगर हिम्मत नहीं है तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति सबसे बड़ा साहस नहीं, दुस्साहस का काम है, क्योंकि 145 करोड़ देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए चंद हजार एमएलए होते हैं और चंद सांसद होते हैं। तो अगर हिम्मत ना हो तो इस काम में आना भी नहीं चाहिए। और यह ताकत जिन लोगों ने चुनाव जिताया है, जिनकी अपेक्षाएं और आशा हैं हमसे, जो लोग समर्थन किया है, वो हिम्मत वहाँ से आती है। और उनके सवालों से मुकर जाना, फिर राजनीति में आप जनप्रतिनिधि होते हुए भी आप मुर्दा के समान हैं। तभी तो मेरा उम्र ऐसा तो नहीं है कि हम मौन साध लें, और जब तक राजनीतिक जीवन में ही ना, अगर राजनीतिक जीवन समाप्त भी हो जाए तो भी लोगों की आकांक्षाओं, आशाओं के समर्थन में हम लोग खड़ा रहेंगे। नहीं, बगाती तेवर वाली बात इसलिए भी मैंने की थी, 2010 की तस्वीर याद कर लेते हैं। आपके पिता ने रामगढ़ सीट से अपने मित्र अंबिका यादव को चुनाव में उतारा था, लेकिन आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे।
ऐसी क्या बात हो गई कि पिताजी के फैसले के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना पड़ा? आप जब राजनीति में एक बृहत्तर मुद्दे होते हैं और एक तात्कालिक मुद्दे होते हैं। बृहत्तर मुद्दा है सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ लड़ना, खासतौर से वो सत्ता प्रतिष्ठान जिनके रेजिम में देश संकट में हो। मैं सत्ता प्रतिष्ठान की बात कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीतिक दल बदलते रहते हैं लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदलता। तो ये संघर्ष है, सत्ता के चरित्र के खिलाफ जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे। यह भी बात सही है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज बंधक है राजनीतिक दलों का, और जब राजनीतिक दल विपक्ष में होते हैं तो उसका चरित्र जुझारू और संघर्ष और न्यायवादी होता है। अब जब राजनीतिक दल सत्ता के शीर्ष पर चले जाते हैं तो उनको लगता है अहम राष्ट्र, मैं ही राष्ट्र हूँ, ये भाव पैदा हो जाता है। तो ये जो संघर्ष है, द्वंद्व है, यह कभी कभी ऐसा पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि ये सर्वकालिक ये सिद्धांत है, हमेशा 75 साल में एक ही तरह का सिद्धांत है। ये दौर कभी कभी आता है। आप देश की राजनीति में नहीं लगा कि आपके पिताजी ने जिनका एक लंबा सफर रहा है, राजनीतिक सफर की मैं बात कर रही हूँ, और आपने देखा होगा कि पिताजी कैसे राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी छवि के वो नेता हैं, सब उनको बहुत प्रेम करते हैं और उनका आदर आरजेडी की बात की जाए तो उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। उस पिताजी के फैसले के खिलाफ कोई कैसे जा सकता है? सुधाकर जी, पचता नहीं है ये बात? देखिए, आप आज के दौर की राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि जनता दल और भाजपा एक साथ राजनीति कर रहा था। यहाँ तक कि 77 में मर्ज कर गए थे, जनता पार्टी बनी, लोकदल सभी लोग मर्ज कर गए, समाजवादी मर्ज कर गए, कौम। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो परिस्थितियाँ जो देश में बनती हैं, उसमें एक राजनेता की पहली दायित्व है कि उस परिस्थितियों को भापे और फैसला ले। फैसले कड़े होते हैं और कभी कभी अपच्य होते हैं, उसको पचाना मुश्किल होता है, लेकिन फैसले तात्कालिक परिस्थितियों में लेना ही पड़ता है। अब 77 में आपको कहेंगी कि कैसे सब लोग एक साथ मर्ज कर गए, फिर कैसे एक साथ सरकार 90 में बना लिया लोगों ने, और आज हम एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हैं। तो मुद्दे उस समय के 77 के मुद्दे, 90 के मुद्दे और 2025 के मुद्दे अंतर हैं। और कोई कैरियर बनाने के लिए अगर राजनीति में है तो उसको लगेगा कि पार्टी ही सही है, लेकिन वो भी एक दौर तक सही है। लेकिन जब राष्ट्र के सामने जब विकल्प सीमित हों और संकट हों तो राजनेता के तौर पे आपको एक पक्ष लेना होगा। वो पक्ष कौन हो सकता है? एक न्याय का पक्ष और एक जो स्वयं में कहते हैं कि हम राष्ट्र हैं। जो अभी दौर है क्या है? मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, ये नारा लगाने वाले लोग हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की सरकार, कभी नहीं कहते कि भारत की सरकार। तो अभी आपको पछतावा है? 2010 में आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, उसके बाद फिर आप आरजेडी में आ गए, लेकिन अभी आपको लगता है क्या आपको लगता है कि 10 की परिस्थिति बहुत अच्छी थी जिसमें मेरा निर्णय था? 2025 की जो परिस्थिति है इसमें मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए? उस समय भी हम सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ लड़े थे 10 में। हम तब दोषी होते जब हम सत्ता के लिए समझौता करते और हम बीजेपी में चले जाते। 10 में भाजपा सत्ता में नहीं थी। हम उसको समझौता कहते हैं जब सत्ता के लिए समझौता हो। हम समझौता करते हैं, हम मुद्दों के आधार पर समझौता करते हैं। तो ये मान लिया जाए कि सुधाकर सिंह के खून में बगावत है? अगर राजनीति में आप आना चाहती हैं तो आपको जरूर ये तय करना होगा कि जब संकट होगा और जब राष्ट्रीय समस्या खड़ा होंगी तो आपको राष्ट्रीय समस्या के साथ खड़ा होना होगा, न कि राष्ट्रीय समस्या पैदा करने वालों के साथ खड़ा होना होगा। अगर क्षमता नहीं है
सच बोलने की क्षमता नहीं है, ना कहने की क्षमता नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर ना नहीं कह सकते तो आप राजनीति में ना आए। ना क्या है? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय संकट है और उसको स्वीकार नहीं करना वो ना ही हुआ। तो ये चुनौती है। उस दौर में हम लोग 10 के भी फैसले मेरे सही थे और आज हम लोग केंद्र में जो सरकार है इसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, तो ये भी फैसला सही है। ठीक है, बीजेपी आपने क्यों छोड़ा, या यूँ कह सकते हैं बीजेपी ने आपको निकाल दिया? देखिए, मैं कहा कि जब मुद्दों पे हम राजनीति करेंगे तो निकाले जाने का स्वीकार करना होगा, परिस्थिति निकाले जाने का होगा। ये आप मान कर चलें कि राजनीति के खतरे हैं। आप जब मुद्दों की राजनीति करते हैं तो राजनीतिक दल समय समय पर भी अपनी चीज़ों को बदलते हैं। अब चूंकि भाजपा सत्ता में आ गई और मुद्दे को छोड़ दी तो स्वाभाविक है कि मुझे निकालता हो लोग। हम जिन मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर, हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर उस समय थे उनके साथ, और वही काम भाजपा सत्ता में आने के बाद कर रही हो, तो इसीलिए मैंने कहा सत्ता का चरित्र स्थायी है और विपक्ष का भी चरित्र अस्थायी है। ठीक है सर, उसके बाद आरजेडी में आप आते हैं, कृषि मंत्री बनाए जाते हैं, आपकी सरकार थी, चंद महीनों में आपने इस्तीफा दे दिया और अपने मंत्रालय के बारे में आपने कई ऐसी बातें कही जो शायद नेता कहने से बचते नजर आते हैं। आप देखेंगे 20 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 काला कानून बनाया किसानों के खिलाफ। उस काले कानून के खिलाफ हम लोग लगातार उस आंदोलन में शरीक थे। राष्ट्रीय जनता दल भी शरीक था और सभी लोग शरीक थे। और जब मैं खुद सरकार में आता हूँ, मंत्री बनता हूँ और उस काला कानून को समाप्त करने के लिए बिहार में प्रयास करता हूँ और मैं प्रयास में सफल नहीं होता, स्वाभाविक है कि उस सरकार से हमको जाना होगा। या तो हम निकाले जाते या फिर मैं इस्तीफा देता। तो मैंने इस्तीफा देना स्वीकार किया, निकाले जाने का इंतज़ार नहीं किया। फर्क तो इतना ही है। हम मुद्दे नहीं छोड़ सकते जिन मुद्दों के आधार पे हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पे चुनावी राजनीति के में उस मुद्दे के आधार पे लड़े हुए चुनाव, और जब हम पद पर जाएं तो उस काम से मुकर जाना, शायद इस लोकतंत्र की अब नई परिभाषा यही रह गई है देश में। लोगों को लगता है कि राजनीति कैरियर है और इस कैरियर बनाने के लिए लोग आए हैं। अगर इस तरह का अगर लोगों के भीतर मन में अगर हो तो फिर वो राजनीति एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन राजनेता नहीं बनेंगे। ठीक है, आपने बगावती तेवर तो भले ही दिखाए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भरोसा तो आपने जनता का जीता है। शायद यही वजह है कि आप एमपी बन पाए। बक्सर से हमारे चुनाव नेता जीत का गए। भी भरोसा था कि हम सही हैं। नेता माने लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव? तब तो नेता लालू प्रसाद जी ही थे। अब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पार्टी के अब तो वही हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी भी हैं, लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद जी का जो भरोसा था, तभी तो उन्होंने मुझे एमपी चुनाव लड़ने के लिए कहा है। मैं उस समय मंत्री से इस्तीफा दिया, एमएलए था, तो उनको भरोसा था, इसलिए मुझे एमपी लड़ने के लिए कहा। ट्रू सर, अभी अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए बिहार में, नीतीश कुमार ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में सीएम की कुर्सी खाली हो रही है। आपके अनुसार क्या लगता है? पहले तो ये बताइएगा, ये फैसला आपके अनुसार कैसा है? दूसरा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, हम थोड़ा सा उसे 2 लाइन और जोड़ना चाहते हैं कि बिहार के लिए बहुत दुखद हुआ। हम दिल्ली के केंद्रीकृत राजनीति के खिलाफ समाजवादियों का एक लंबा संघर्ष रहा है और दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान लगातार बिहार में मुख्यमंत्री ताश के पत्ते जैसा फेंटने, जिसको बोलते हैं बदलने जैसा करती थी। 5-5 साल में 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रिजीम में बनाए जाते थे। हम लोग उसके खिलाफ लड़ते हुए बिहार राजनीतिक संप्रभुता हासिल किया था और वो लगातार लालू प्रसाद जी से लेकर नीतीश कुमार तक रहा। तो हम उस मामले में मानते हैं कि हम पुनः 90 के पूर्व के दशक में चले गए, जहां बिहार का फैसला बिहार नहीं लेगा बल्कि दिल्ली में बैठे हुए लोग लेंगे बिहार का फैसला।
ये हमारे लिए और बिहार के तमाम 13 करोड़ नागरिकों के लिए दुखद है। हालांकि जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है विजय चौधरी हैं, ललन सिंह है, इन्होंने कई बार मंच से ये कहा कि नीतीश कुमार का ये अपना फैसला है, बीजेपी ने दबाव नहीं बनाया, प्रेशर नहीं बनाया। अगर माननीय नीतीश कुमार जी का भी फैसला ऐसा है तो मैं मानता हूं कि उनका फैसला सही नहीं है, और नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी का चयन का अधिकार था। अगर उन्होंने नहीं लिया तो उनकी विफलता भी है, ठीक है, फिर और सुधाकर सिंह, समय रहते नहीं लिया, यह बिहार के लिए दुखद है। सुधाकर सिंह को क्या लगता है कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री वही होंगे जो भाजपा के कतार में सबसे पीछे होंगे, और उस कतार जो सबसे नीचे का कतार होगा, लाइन में जो सबसे नीचे होंगे 5-6 लोग, जिनके पास राजनीतिक अनुभव की कमी होगी, जिनको ज्ञान की कमी होगी, ऐसे 5-6 लोगों में से किसी एक को मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी। यही सच है देश के स्तर पे जो अभी 3 नाम की चर्चा हो रही है सर, सम्राट चौधरी की चर्चा है, नित्यानंद राय की चर्चा है, तो आप मानते हैं कि सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय की राजनीतिक हैसियत उतनी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए? भाजपा की भी तो कल्चर को समझना होगा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान को मुख्यमंत्री नहीं बना। तो बीजेपी दलील देती है सर इस पर कि हम जो सामान्य कार्यकर्ता है उनको एक बड़ा पोजीशन देना चाहते हैं ताकि कार्यकर्ताओं में समानता बनी रहे और काम करने का जो जुझारूपन है वो बना रहे। तो मोदी जी को भी तो यही बात सोचना चाहिए, क्या वो अब हट जाना चाहिए, उनको सामान्य कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। 75 साल का नियम उन्होंने ही बनाया था, 75 पार करके 77 साल हो गए, तो अब तो उस नियम का खुद को पालन करना चाहिए। नियम दूसरे के लिए और अपने लिए अपवाद, तो वही कहा जाता है कि ताकतवर लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है, निशांत कुमार की एंट्री को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक रूप से उन्होंने सक्रिय हो गए, अच्छी बात है, उनको पहले ही सक्रिय करना चाहिए था, 5 साल या 10 साल पहले ही सक्रिय कर देना चाहिए था, जिससे उनको राजनीतिक अनुभव हासिल हुआ होता। लेकिन जिस तरह से एकदम युद्ध मैदान में, जहाँ युद्ध हो, या राजनीति युद्ध से कम नहीं है, और एक सबसे अनुभवहीन सिपाही को कमांडर बनाने की बात हो रही हो, शुभकामना है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे वो आप तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई कर रहे हैं? देखिए, मैं परिस्थितियों का चित्रण कर रहा हूँ। अब इस परिस्थितियों के चित्रण में आपको आलोचना भी लग रहा होगा और प्रशंसा भी लग रहा होगा, तो ये आम लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। जरूर मैं मानता हूँ कि बिहार एक विकट दौर से है, जहाँ पर अब हम पुनः राजनीतिक संप्रभुता गंवाने की कगार पर हैं, और सबसे अनुभवहीन या कतार में एक सिपाही को कमांडर बनाया जा रहा हो, तो मैं शुभकामना ही दे सकता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में पार करें। तो आपने कैसे मान लिया कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अनुभवहीन होगा? ये तो बस चर्चाएं हैं, अभी तो कुछ भी फलसफा मैंने नहीं कहा कि भाजपा के पूर्व के लिए गए पिछले 10 साल के निर्णय के आधार पर मैं कह रहा हूं, यही एग्जाम्पल है। अगर कोई महत्वपूर्ण ताकतवर लोग मुख्यमंत्री बनते हैं जैसा आप कह रही हैं, तो भाजपा के लिए अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है सुधाकर जी, आप आलोचना कर रहे हैं, बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं बिहार की सरकार की, लेकिन आलोचनाएं आपकी पार्टी की ज़्यादा हो रही है सर। इस बार के चुनाव को देखा जाए, नतीजे को देखा जाए, तो पार्टी आपकी 25 सीटों पर सिमट जाती है। 2020 में यही पार्टी 75 सीटें लाने में कामयाब हो पाती है, कमी कहाँ रह गई? हम जब 75 सीट पाते हैं तो 37% वोट पाए, आज हम 38% वोट पा करके हम 25 सीट पर चले आए, तो इसका क्या आकलन हो सकता है? वोट परसेंट बढ़ा है? मेरी तो ताकत घटी नहीं, मतदाता तो हमको कम वोट नहीं दिए, हमारे विरोधी एकजुट हो गए, तो हम लोग कैसे विधानसभा में आपकी शक्ति घट गई है सर, और आप मतदाता पर ही सोच रहे हैं कि मतदाता की संख्या बढ़ी है। हमारी शक्ति घटी नहीं है, हमारी संख्या घटी है। शक्ति मतदाता होता है, वो जो बढ़े हैं मेरे मतदाता, और संख्या मेरी घटी है क्योंकि हमारे खिलाफ जो ताकतें थीं, 8-10 दल मिल गए और एक साथ मिल करके हम लोग को चुनावी मैदान में डिफीट दे दिया। तो मैंने कहा कि इसका 2 आशय है, दोनों ही आशय हम स्वीकार करते हैं, हारे हैं, लेकिन हमारी शक्ति नहीं घटी है, हमारी शक्ति तो बढ़ी है।
नहीं, सवाल इसलिए भी क्योंकि बार बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार, उनको बड़ी संख्या में सीटें आ जाती हैं, उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाती है। 43 पे कहाँ थे, 85 हो जाता है। आरजेडी जो ग्राउंड लेवल पे जिसकी तैयारी होती है, माना जाता है कि जो यूथ है उसमें तेजस्वी यादव का क्रेज अलग है, लेकिन वो चमत्कार नहीं हो पाया चुनाव में। देखिए, राजनीति कोई चमत्कार का जगह नहीं है। तथ्य यह है कि लोगों ने, नीतीश कुमार की टीम ने हार मान ली थी, और हार मानने के बाद वो तमाम फैसले लिए जिसके खिलाफ नीतीश कुमार थे। उन्होंने कहा कि नो फ्रीबी, हम बिजली फ्री नहीं देंगे, लेकिन वो बिजली फ्री भी दिए। जो 20 साल से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं बढ़ा रहे थे, वो हमारी पार्टी के दबाव में बढ़ाया उन्होंने। जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये प्रति महिलाओं को बिहार में पैसा दिया, इन्होंने अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए। देखिए, वो तमाम काम नीतीश कुमार किए जिसके वो खिलाफ थे। तो इसको कहा कि इसको अगर देखें तो पहली बार वो फाउल गेम खेल रहे थे। तो ठीक है, जो परिणाम आया है उसको स्वीकार करना चाहिए, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हारे नहीं, हराए गए। ठीक है, आप हराए गए, लेकिन आपको लगता है कि ये हराए जाने के पीछे एक कारण ये भी है कि आरजेडी के भीतर आंतरिक कलह की स्थिति बहुत बढ़ गई थी? चुनाव के दरमियान हमें देखने को मिला तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया जाता है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है आरजेडी को? देखिए, वो एक जो सवाल था वो पारिवारिक विवाद था, और पारिवारिक विवाद से पार्टी और बिहार की जो चुनाव हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं। कि मेरी ही कोई व्यक्तिगत समस्या होगी, इससे बिहार प्रभावित नहीं होगा। वो जो था एकदम व्यक्तिगत, तो पार्टी का संकट नहीं था, इसीलिए कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। निहायत ही पारिवारिक मसला था। हो सकता है कि इससे परिवार के भीतर जो मतभिन्नताओं के चलते चुनाव को फोकस करने में थोड़ी परेशानी रही होगी, लेकिन इससे कोई मतदाता समूह पे असर हुआ ये नहीं मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछ लेना चाहिए। तेज प्रताप यादव के समर्थन में आप उतरे थे, आपने जायज़ बताया था तेज प्रताप यादव ने जो भी किया था, तो आपको आरजेडी के जो नेतृत्व है, जो आला कमान है, उससे नाराज़गी झेलनी पड़ी थी? देखिए, जिन सवाल मैं तेज प्रताप जी के सवाल समर्थन में नहीं था उस समय भी, मैं आज भी नहीं हूँ। जो उनके कृत्य थे उसको मैंने कहा कि यह कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है जो अकल्पनीय हो, अविश्वसनीय हो। मैंने कहा था कि लोहिया, राम मनोहर लोहिया हमारे समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, जिन्होंने नीति निर्माण किया इस पार्टी का, उन्होंने कहा था कि स्त्री पुरुषों के संबंध में 2 ही रिश्ते नाजायज़ हैं, वो धोखा और वादा खिलाफी। इसके अलावा कोई रिश्ते नाजायज नहीं। आपने कोट किया उन्होंने कि हिंदू धर्म में 2 शादियां, कई शादियां जायज़ है। हिंदू धर्म में कई शादियों के उदाहरण मिलते हैं। एक एक राजाओं की नहीं, सामान्य परिवारों के भी 2 से ज़्यादा भी शादियां हमारे यहाँ समाज में हुआ है। हमारा धर्म प्रतिबंधित नहीं करता, समाज भी प्रतिबंधित नहीं करता। ठीक है, लेकिन सामाजिक परिवेश को देख के भी चलेंगे। अगर हम देखें वर्तमान के उदाहरण, तो बिहार की राजनीति में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनकी 2-2, 3-3 शादियां हुई। तो ये विषय बिहार की जनता के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो तमाम लोग राजनीति में हैं, चुनाव जीते हैं। ये बिहार के लोगों के लिए कोई आश्चर्यजनक विषय नहीं था। ये मैंने कहा था, ये कोई तेज प्रताप का समर्थन नहीं था। मैं उस कार्य को मैं निकृष्ट श्रेणी में नहीं रखता कि शादी निकृष्ट श्रेणी में हो सकता है। शादी उन्होंने किया था, अगर वो रिश्ते को निभाते नहीं तब मैं मानता कि वो काम ठीक नहीं किया। लेकिन उन्होंने रिश्ते को स्वीकार किया, अगर शादी किया हो तो इसके लिए प्रशंसा होना चाहिए, ये मैंने कहा था। वो एक बहुत साहसिक फैसला था। ठीक है, तो पार्टी की तरफ से नाराज़गी झेलनी पड़ी थी आपको? हमारी पार्टी के लोग, हम लोग एक परिवार हैं,
और हम लोग के परिवार में कोई नाराज नहीं होता। और हम लोग अगर कोई चर्चाएं विशेष होती हैं तो उसको हम लोग मानते हैं कि स्वस्थ चर्चाएं होंगी परिवार के भीतर। ठीक है, लेकिन एक इसके होता लिए है कि हमें नाराजगी पार्टी लाइन के इतर हट के अगर बोले तो नाराजगी तो झेलनी पड़ती है सर। देखिए, मैं अभी भी कह रहा, उनके निकाले जाने या नहीं निकाले जाने पर मेरा कोई सवाल नहीं है। अभी भी वो पार्टी का फैसला हो लेंगे, लेकिन हम उनके कृत्य को कभी भी मेरे व्यक्तिगत तौर पे कभी भी आलोचना नहीं किया और ना ही मैं आगे करूँगा। ठीक है, आपका एक इंटरव्यू में आपने कुछ कोट किया है, वो कोटेशन रखना चाहूंगी। आपने कहा कि सभी दलों में आंतरिक लोकतंत्र का संकट है, इसकी पीड़ा आरजेडी में भी है। देखिए, मैंने कहा कोई पार्टी अछूता नहीं है। शायद वर्तमान राजनीति की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो एक हमारे लिए सभी के लिए आज सर्वग्राह है। मतलब सभी लोगों के भीतर इसी तरह की समस्या तो मैं है। ये वाला लाइन जानना चाहूंगी, इसकी पीड़ा आरजेडी के भीतर है। कौन सी पीड़ा है आरजेडी के भीतर? आंतरिक कलह कौन सा है? मैंने कहा कि यह केवल आरजेडी की समस्या नहीं है, सभी दलों की समस्या है। ट्रू। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हो, जीत रहे हैं। मतलब आम लोगों में एक मान्यता है कि इसी तरह की राजनीति अभी चलेगी, तो इसके लिए मेरा कोई आलोचना नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज राजनेताओं की जो लोकतंत्र में स्थापित किए, उन लोगों को भी था कि जिस तरह से देश में लोकतंत्र होगा उसी तरह से पार्टियों के भीतर भी आंतरिक लोकतंत्र की एक मैकेनिज्म होना चाहिए। इससे एक फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और सर्वग्राह है। फिर भी पार्टियां तो हैं ही। आज भाजपा के भीतर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया, फिर भी पार्टी तो है ही, पार्टी सत्ता में है। तो मैं मानता हूं कि तब यह राय मेरी व्यक्तिगत राय हो गई। फिर ये सार्वजनिक राय मतलब कि लोगों की राय नहीं है। हमारी राय और लोगों की राय में शायद अंतर नहीं, है। लेकिन ठीक है, सवाल तो उठेंगे कि पार्टी की प्रकृति क्या बची। ये इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि जगदानंद सिंह जो आपके पिता है और बहुत सम्मानित नेता है, ऐसा लगा कि आरजेडी में उन्हें किनारा कर दिया गया है। किसने कहा कि वो किनारे कर दिए गए? पार्टी के किसी व्यक्ति के द्वारा, लोगों के द्वारा। ये मीडिया में मनगढ़ंत खबरें हैं। जिस उम्र के पड़ाव पर हैं और जो स्वास्थ्य कारण हैं उसके चलते उन्होंने अपने को मुख्य भूमिका से, अब नीतीश कुमार और मोदी जैसा जूझ करके कि नहीं मैं ही रहूँगा, दूसरा कोई नहीं, तो फिर तो उन बाकी लोगों में फिर जगदानंद सिंह में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। जिस न्याय के लिए, जिस सिद्धांत के लिए राजनीति में वो अंतिम दम तक रहे, तो उस नियम को कैसे तोड़ते? वो तो पार्टी के लिए अतृप्त काम किया। आप कह सकते हैं कि वो तो 85 साल तक काम किए, लेकिन आप देखें तो सक्रिय रूप से और चुनावी राजनीति से 19 के बाद वो अलग हो गए थे, 78 साल की उम्र में। इसलिए हो गए थे कि उनका था कि मेरा अंतिम चुनाव था, जो हुआ हुआ। फिर भी पार्टी का बहुत बड़ा एहसान था, जिस पार्टी को खड़ा उन्होंने करने में योगदान दिया था। पार्टी ने अनुरोध किया कि आप कुछ साल और हमारे लिए काम सेवा करें। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी वो रिटायर हो रहे थे तो भी पार्टी चाहती थी कि रहें, दरकिनार नहीं किए गए। उनको जितना उनको सम्मान दिया है पार्टी, उतना बहुत कम लोगों को सम्मान मिला। और सच है कि उतना सम्मान और लोगों को भी मिलना चाहिए जितना उनको मिला है, अन्य लोगों को भी उतना सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, आरजेडी में तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई। आप इस शुरुआत को और आरजेडी पार्टी की जो पूरा परिदृश्य है जो बदलाव नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये अचानक तो है नहीं, परिवर्तन और बदलाव। तेजस्वी जी 2015 से तैयार कराए जा रहे थे या वो तैयारी कर रहे थे, दोनों ही हैं। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि 10 साल में एक बैटन ट्रांसफ़र के लिए वो एकदम सर्वोत्तम व्यक्ति के तौर पे उनका उभार हुआ है। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 2 चुनाव भी इसमें लड़े हैं, अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तीसरा भी चुनाव हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा सीट कम हो गई है, यह चिंता का विषय है। लेकिन जब हम मतदाताओं की एक संख्या देखते हैं तो पहले के मुकाबले ज़्यादा वोट मिला है हमसे, इसीलिए हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं, तो हम असंतुष्ट भी नहीं हैं।
ठीक है, लेकिन जो आरजेडी के माननीय नेता हैं, जो जिन्होंने आरजेडी की शुरुआत करी, शुरुआती दौर से फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हैं, जो साथ रहे, वो हमेशा इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद भी शिवानंद तिवारी हो गए, उन्होंने भी कई आरोप लगाए तेजस्वी यादव पर। उन्होंने ये कहा कि चुनाव हारे और सीधे विदेश चले गए। आपको नहीं लगता कि आरजेडी में जो बड़े नेता हैं, जिन्होंने आरजेडी को बनाया है, सींचा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है? जब से तेजस्वी युग की शुरुआत हुई है। इसमें दो बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे पार्टी के कौन नेता विदेश नहीं यात्रा किए? जेपी, लोहिया, आचार्य नरेंद्र, कौन हमारे नेता विदेश नहीं यात्रा किए? जितनी उन लोगों ने विदेश यात्रा की है उसका तो 10वां हिस्सा भी हम लोग नहीं किए। उस समय तो कम्युनिकेशन कमज़ोर था, उस समय उतना एयरक्राफ्ट नहीं थे, यात्राएं बहुत कठिन थीं, महंगी थी, तब पर भी हमारे सारे पूर्व नेता दुनिया घूमे। यह जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये वैश्विक चरित्र है इसका। ठीक है, विदेश जाना ये सवाल नहीं है सर। सवाल मेरा ये है कि जो आरजेडी के सीनियर लीडर्स हैं, क्या उनको दरकिनार किया जा रहा है तेजस्वी युग की जब से शुरुआत हुई है? देखिए, किसको दरकिनार किया गया? शिवानंद तिवारी और भी बहुत सारे ऐसे आपके जाति से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। रघुवंश बाबू की स्थिति हमने देखी थी, जगदा बाबू, अशोक सिंह, विजय अभी तो कृष्ण। जगदा बाबू की बात की तो फिर आप लगता है उस बात से आप संतुष्ट नहीं हैं। जब मैं खुद उनका पुत्र होने के नाते जब मैं बयान दे रहा हूँ अधिकृत तौर पे, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। तो आप शिवानंद तिवारी के बाद आरजेडी में सीनियर लीडर्स को दरकिनार किया जा रहा है, उनका सम्मान नहीं बचा है? आप देखें, नाम कुछ ले लिया है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज नाम लेने की जरूरत नहीं। शिवानंद तिवारी जी के पुत्र एमएलए हैं राहुल तिवारी जी, उनको टिकट दिए ही थे हम लोग। हार जीत तो सभी लोग हारे जीते हैं, उसमें उनका भी नाम है, कोई विषय नहीं है। बेटे को टिकट देना सम्मान देना नहीं हुआ सर, बात माननी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात अगर कोई नहीं सुनेगा तो आप समझ रहे हैं कि ये सम्मान है? सवाल ये है कि बताना होगा ना कि कौन बात नहीं सुनी गई। जब आरोप आप लगा ही दिए तो आरोप का खुलासा भी करना चाहिए। सीधी बात है कि अगर उन्होंने आरोप लगा दिया जो नहीं करना चाहिए, इंटरनल आपको ये सभी बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। फिर भी अगर आपने पब्लिक डोमेन में बोल दिया तो बताना भी चाहिए क्या बात उनकी नहीं सुनी गई। रघुवंश बाबू पार्टी के हमारे सत्यनिष्ठ सिद्धांतवादी नेता, सबको जानकारी है कि वो बीमार थे और उनके बिहाफ में जबरदस्ती कुछ लोगों ने पत्र जारी कर दिया जो बाद में तो एक आरोप मैं बता देती हूँ। ये कहा जा रहा है कि आरजेडी में पहले सीनियर लीडर्स आरजेडी को चला रहे थे, लेकिन आजकल आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कुछ चेहरे हैं जो आरजेडी को चला रहे हैं। सबसे पहले संजय यादव के नाम की चर्चा होती है, रमीज हो गए, अदनान हो गए, ऐसे टाइप के नेता सामने आते हैं। अब आरोप इसमें ये लगता है कि पहले जो लीडर थे वो मास लीडर थे, अभी जो लीडर है वो कुछ और कर रहे हैं। देखिए, आप जिन 3 लोगों की नाम ले रही हैं वो पार्टी के कोई पदधारी लोग नहीं हैं और वो सभी स्टाफ हैं। उसमें से एक पदधारी अभी हुए हैं, लेकिन वो पदधारी राज्यसभा गए हैं, न कि कोई पार्टी के किसी पद पर हैं। पार्टी के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। चुनाव के दौरान भी पार्टी के 20-22 लोगों की कमेटी निर्णय ले रही थी, सभी फैसले चर्चा के जरिए लिए जा रहे थे। और यह आरोप जो लोग पार्टी के फैसले से असंतुष्ट थे उन लोगों ने इस आरोप को पब्लिक डोमेन में लाया, जिन 3 लोगों की नाम आप चर्चा में ले रही हैं। लेकिन वो अभी कौन लोग लिए? पार्टी परिवार के लोग लिए हैं सर, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव। परिवार के लोग लिए थे ना। मैंने कहा ना कि परिवार के आप भीतर का जो एक संकट अलग संकट है, लेकिन पार्टी का संकट नहीं ना है। वो तो कह रही हैं कि हार का कारण यही है कि उन्हें गलत फीडबैक दिया गया तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव को जब मैं ये बातें उनके सामने रखती हूँ सुनते नहीं। आप एक बात, मैं किसी की बात को खंडन के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई भी अगर वोट % तेजस्वी जी के नेतृत्व में घटा होता तो हम लोग निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा करते। अभी भी जो मामले हैं सबको जानकारी में है कि कैसे बिहार में सत्ता में लोग आए हैं, सरकारी पैसे के दुरुपयोग के बल पे सत्ता में लोग आए हैं।
अवैध गठबंधन के जरिए सत्ता में लोग आए हैं, वैध नहीं अवैध गठबंधन के जरिए। आखिर नीतीश कुमार बुरे थे चिराग पासवान के लिए 20 में और 25 में अच्छे हो गए, ये कैसा गठबंधन, किस बात का गठबंधन, कौन नई परिस्थिति पैदा हुई? अवैध गठबंधन, सरकारी संसाधनों का सवाल तो मैं दुरुपयोग। आपसे भी पूछ सकती हूँ, 2017 में ऐसी क्या बातचीत हो गई कि आप सरकार के साथ, मतलब नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं? हम नहीं आते, आपकी पार्टी तो आती है नहीं ना? नहीं, देखिए आप फिर आप मूल्यांकन करते समय ठीक से करिए। देखिए नीतीश कुमार आए थे हमारे यहाँ, नीतीश कुमार हमेशा आए हमारे। तो आप ये मानते हैं कि आपकी मजबूरी थी कि नीतीश कुमार आए और आपने ले लिया? अब भी मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार आएंगे तो हम कोई मना नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नहीं, सहयोगी के तौर पे। वो हम लोगों के गार्जियन रहे हैं, लेकिन उनका रास्ता जब अलग कर लिए तो हम उनके साथ नहीं हैं। अगर वो रास्ता बदल कर वापस हमारे खेमे में आएंगे तो स्वागत है उनकी पार्टी का, मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं। बाकी तो सवाल है कि वो आए तो उस समय तेजस्वी जी की उम्र के हिसाब से स्वीकार था। हमारे नेता अभी प्रशिक्षण के दौर में थे, लेकिन 10 साल पर्याप्त प्रशिक्षण हो गया, अब हम चला सकते हैं सत्ता। ठीक है सर, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो जाति की बात जाती नहीं है बिहार से, ये आप भी समझते हैं। राजपूत जाति से आप आते हैं। आपकी ही पार्टी के सांसद मनोज झा ने एक बार सदन में ये बयान दिया और उन्होंने ठाकुरों का कुआं कविता कही और ये बताने की कोशिश की कि राजपूत जाति विलन बनी हुई है। इसका खामियाजा आपको लगता है चुनाव में भुगतना पड़ा है आरजेडी को? देखिए, उनके किसी बयान से सामाजिक वैमनस्यता बढ़ी, यह बात सत्य हो सकता है, ये मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पार्टी को नुकसान हो जाए ऐसा बात नहीं। क्यों? क्योंकि मनोज झा जी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, पार्टी के डिसीजन मेकर नहीं हैं, इसीलिए आम लोगों को किसी के बयान, इस तरह के उच्च श्रृंखल बयान के आधार पे मूल्यांकन नहीं होता। लेकिन आरजेडी के जो लीडर्स हैं वो वही आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक उसी तरह का बयान पुरुषोत्तम रूपाला ने दिया था गुजरात में, या कह सकते हैं कि उससे बुरा बयान दिया था राजपूतों के बारे में। फिर भी रूपाला चुनाव लड़े, चुनाव जीत के भी आए गुजरात से भाजपा के सिंबल पे। तो किसी एक व्यक्ति के चलते बयान के आधार पे पूरी कम्युनिटी फैसला नहीं लेती। हाँ, पार्टी का अधिकृत बयान होता तब तो कम्युनिटी जरूर निर्णय लेगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी भी इस तरह के जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। हम सोशल जस्टिस के पक्षकार हैं, सामाजिक न्याय के पक्षकार हैं, लेकिन हम किसी को अपमानित करेंगे, किसी वर्ग को या जाति को, इस तरह का भाव राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी कालखंड में कभी नहीं रहा। चुनौती देकर हम लोग कहते हैं। लालू प्रसाद जी ने भी कहा कि भूरा बाल साफ करने का आरोप, कहा कई बार कहा कि बता तो दो कि भूरा बाल साफ करने की कब बात हमने किया, किस टीवी चैनल पे मैंने कहा था, किस अखबार में हमने बयान दिया था। अपुष्ट सूत्रों से अपुष्ट सूत्रों को हम न्यूज नहीं मानते, हम लोग मानते हैं कि खबरों को प्लांट करने का जरिया है। ठीक है, मीडिया के लोगों को स्वतंत्रता है, हम कोर्ट जाएंगे तो का नहीं देंगे अपने, तो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ मीडिया के तौर पे। आपके मन में जो सवाल है मुझसे पूछेंगी, हम नहीं पूछ सकते कि आपका सोर्स क्या है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। हम भी प्रोटेक्टेड बाय लॉ हैं, हम लोग भी बहुत सारी पत्र लिखते हैं, हमसे सरकार ये नहीं पूछ सकती कि आपको सूचना कहाँ से आया। हमारा तो बोलने और लिखने की स्वतंत्रता ही अन्य लोगों से हमको भिन्न करती है, आपको भी करती है। आप इतना बता दीजिए, मनोज झा जी की तरफ से जो कविता पढ़ी गई, क्या वो पढ़नी चाहिए थी या नहीं? सुधाकर सिंह क्या निश्चित तौर पे नहीं पढ़ना चाहिए था। वह एक अपमानजनक पक्ष को खड़ा कर रहे थे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और जिस विषय का समर्थन कर रहे थे उस विषय पर समर्थन के लिए उससे बेहतर उदाहरण और बेहतर साहित्य अब भी उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आपने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में आपने ये जिक्र किया कि नीतीश कुमार के जो प्रमुख सचिव है दीपक कुमार, उनकी बेटी ईशा वर्मा की कंपनी को 25 करोड़ रुपए दे दिए गए। चिट्ठी का जवाब आया? कभी नहीं आया। प्रधानमंत्री के कार्यालय में मेरे 100 चिट्ठी गए महत्वपूर्ण विषयों पे, और मुख्यमंत्री के कार्यालय में तो 500 चिट्ठी, किसी का कभी जवाब नहीं आया। ये दौर वो नहीं है जहाँ जवाब आए।
लोग सुनना बंद कर चुके हैं, आँख कान बंद कर चुके हैं। यह लोकतंत्र भाग्य भरोसे चल रहा है। ये सवाल इसलिए भी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि 2024 में वो कंपनी बनाती हैं ईशा वर्मा जी। 2025 के बजट में उन्हें 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता है। आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें मिली हुई है, उसकी मिली भगत है? 100% मुख्यमंत्री का कार्यालय, वित्त विभाग मिला हुआ था। और पूरे जांच में देखेंगे तो ट्रेल मिलेगा, डेट बाय डेट ट्रेल मिलेगा कि कैसे मिली भगत थी। बकायदा आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया ही गया था इसको इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के थोड़ा लिए। अगर डिटेल्स में बता दे तो ज़्यादा सही होगा। मैं बता देता हूँ 2 मिनट में कि आनंद किशोर की नियुक्ति वित्त सचिव के रूप में नहीं हुई थी। उस समय बिहार शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे और सचिव बनाया गया था वित्त सचिव लोकेश सिंह को। और लोकेश सिंह का नोटिफिकेशन को 48 घंटे में चेंज कर दिया जाता है और वित्त सचिव बना दिए जाते हैं आनंद किशोर को, जो दीपक वर्मा के रिश्तेदार थे। तो ये सारा खेल रचा ही गया था कि ईशा वर्मा को, बोधि फाउंडेशन को ग्रीन एनर्जी पर, क्लाइमेट चेंज पर जो नया फंड बना था, जो कि वित्त विभाग के भीतर होना ही नहीं चाहिए था। वो फंड वित्त विभाग का काम है एलोकेशन, वितरण। उसका काम एक्सक्यूशन नहीं है, निर्माण नहीं है। वो पैसा किसी डिपार्टमेंट को जाना चाहिए था और वहाँ के जरिए काम को अलॉट होना चाहिए था। वित्त विभाग के पास रखा ही गया था कि ईशा वर्मा को दे दिया जाएगा। और आप देखेंगे बजट पे घोषणा हो रहा था और लिंक्डइन प्रोफाइल पर ईशा वर्मा 5 मिनट के भीतर एक लंबा पोस्ट, मतलब बजट पेश पूरा होने के बाद नहीं था उनका, मतलब पहले ही से स्क्रिप्ट रेडी था। ये सारे ट्रेल थे, सारा सबूत मैंने दिया था। कार्रवाई के तौर पे इतना जरूर हुआ कि वो सरकार का पैसा बच गया। वो पैसा ईशा वर्मा को नहीं दिया गया। वो पैसा सरकार के पास है। कोई नया एजेंसी नियुक्त किया या नहीं किया अभी मेरी जानकारी में नहीं है। करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही लोक महत्व का विषय है। क्लाइमेट चेंज पर काम होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी पे काम होना चाहिए। लेकिन बिहार में ग्रीन एनर्जी की जगह फिर वही कोयले वाला बिजली घर लग रहे हैं। अडानी साहब लगाना शुरू कर दिए। सवाल ये भी है कि अडानी जैसे ताकतवर लोगों के खिलाफ आप लगातार अपनी बातें रखते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? अब छोटा आदमी है अडानी। मैं तो बिल गेट्स के खिलाफ बोला है अभी। वो ये अडानी से कई गुना बड़ा आदमी है। वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है एफ के माध्यम से। स्वास्थ्य सेवाओं का कंट्रोल कर रहा है। एक सॉफ्टवेयर मेकर आज वो दुनिया के स्वास्थ्य और कृषि को कंट्रोल कर रहा है। मुझे लगता है बिहार के 40 सांसद में से आप इकलौते ऐसे सांसद हैं जो बिल गेट्स के खिलाफ बोलते हैं, अडानी के खिलाफ बोलते हैं। फिर 35 में जो थर्मल पावर बना उसके खिलाफ आपने बोला। तो आप ऐसे ताकतवर लीडर्स के खिलाफ बोलते हैं कि आपकी पार्टी को आपके सवाल को नजरअंदाज करना पड़ जाता है। नहीं, पार्टी कभी असहज नहीं होती इन सवालों पर। पार्टी हमेशा सहमत रहती है। आपने कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये असहज हो गई हो पार्टी इन सवालों से। सर, आपने लोकसभा में 22 सवाल पूछे। अब तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार मैं ये बात कह रही हूँ। इन 22 सवालों में कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जिस पे आपको गर्व है कि आपने वो सवाल पूछा है और अपने क्षेत्र के विकास की बातें कही है? ज़्यादा सवाल हैं मेरे, हमारे सैकड़ों सवाल हैं। एक तरह से सैकड़ों सवाल हैं जिसके जवाब कुछ के आए हैं, कुछ के नहीं आए होंगे, मैं मानता हूँ। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे देखें तो हम देश के प्रतिनिधि हैं। हमारे सवाल में जो नीतिगत परिवर्तन आएंगे वो देश को फ़ायदा होगा, बिहार को फ़ायदा होगा, क्षेत्र को भी फ़ायदा होगा। तो कोई एक मुद्दा बता दीजिए। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा चाहिए गोकुल जलाशय जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जग गया। हमारे गंगा पर एक नया ईस्टर्न एक्सप्रेसवे जो लखनऊ जाने वाला जोड़ने के लिए पैसा गया, बाईपास के लिए गया। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नावानगर में बना जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही है, कोका कोला, पेप्सी, जेके सीमेंट। तो तमाम इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, आप तमाम जो डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है 2 साल में, पौने 2 साल में। और हम लोग कहीं क्या कह सकते हैं कि हम लोग बहुत करीब, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे अनगिनत हैं,
जो हम लोग को प्रोजेक्ट्स मिले, कुछ लोकसभा में सवाल के जरिए भी मिलते हैं और कुछ डायरेक्ट पत्र लिखने से भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ लोकसभा में तो मुख्यतः हम नीतिगत सवाल पर लाते हैं कि जिससे पॉलिसी चेंज होगा, किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट की गारंटी का हमारी कमेटी के जरिए गया, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस देश में अभी तक हमारे लिए। ठीक है सर, क्योंकि आप आरजेडी में एक किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आप कृषि मंत्री भी रहे बिहार में। बिहार के किसानों की स्थिति बाकी राज्यों के किसानों की तरह ताकतवर नहीं है। आप पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, यूपी देख लीजिए। बिहार के किसान ताकतवर क्यों नहीं हो पा रहे? हम इसी बात पर कहे कि जब 3 कानून रद्द किए गए कि मंडी कानून के हटने से देश के किसानों की माली हालत ठीक हो जाएगी, ठीक वही मैंने बात पूछा कि बिहार में तो 2006 से कानून नहीं है, 20 साल हो गया कानून हटे, तो वहाँ तो सबसे अमीर वही होना चाहिए था किसान को, लेकिन सबसे गरीब वही लोग हैं। आपने बोला भी था कि बिहार में जब आप कृषि मंत्री थे, अपने विभाग को लेकर बोला कि ये चोरों का अड्डा बन गया है। आपने क्या देखा कि आपने ये बातें कही? आपको क्या लगता है कि कोई सुधार है बिहार में किस कृषि व्यवस्था में? आपको और ज्यादा पता होगा सर। क्या मुझे लगता है सरकार, आपकी जानकारी मेरे से बहुत अगर ज्यादा आप मुझे न भी जानकारी हो तो शायद आप बिहार की रहने वाली हैं, तो आप बिहार के किसी भी अपने परिवार से, अपने गांव वालों से, किसी से पूछ लीजिए कि भ्रष्टाचार का क्या आलम है। अगर गांव में आप 10 आदमी से बात करके कहें कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा इस विषय पर कि हम गलत बोल गए। ये आरोप लगातार सरकार पे लगते रहे कि बिहार को अधिकारी चला रहे हैं। क्या सुधाकर सिंह ये मानते हैं? मैं तो कई वर्षों से कह रहा हूँ कि अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, वहाँ तो कोई सरकार ही नहीं चला रहा है राजनेता। अब कोई लाज शर्म से न बताए कि अपने को कोई आलोचना कौन करता है आज के दिन में, वहाँ तो अधिकारी सरकार चलाते हैं बिहार में। कृषि मंत्री आप रहे, किसानों के हित की बात अभी भी सदन में उठाते हैं, एमएसपी की बातें करते हैं। आखिरी बार सुधाकर सिंह ने हल कब उठाया था? हल का ज़माना तो बहुत पहले ख़त्म हो गया बिहार से। ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टर तो मैं परसों ही चला के आया हूँ, नए खेती ज़माने करते का हैं आप? ट्रैक्टर, ईवी। हाँ। ईवी ट्रैक्टर आपने सुनी है? बैटरी वाली मैं उस ट्रैक्टर। परिवेश से नहीं आती हूँ सर, तो हाँ, तो मुझे मैं आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दूं कि अब डीजल ट्रैक्टर नहीं, अब बैटरी चालित ट्रैक्टर आ गए हैं और बैटरी चालित ट्रैक्टर डीजल से ताकतवर हैं, जिसको मैं चला करके खुद अनुभव करके, और आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के जरिए रिपोर्ट को मैंने भिजवा दिया सरकार में कि ईवी ट्रैक्टर पर भी आप सब्सिडी दें, जैसे ईवी कार पर देते हैं वैसे ईवी ट्रैक्टर पर दें, जिससे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन कंट्रोल और तमाम चीज़ें से का सुलझेगा इससे। ठीक है। कुछ जनता के सवाल है जो आपसे जानना चाहूंगी। बक्सर में गंगा किनारे होने के बाद भी नहरों में पानी नहीं है, किसान बेहाल है। सांसद रहते आपने क्या किया इसके लिए? गंगा से पानी कहीं हम बिहार में नहीं उठाते हैं, यह बिहार के लिए दुखद बात है। लेकिन गंगा के पानी से पटवन नहीं होता, क्योंकि हमारी गंगा नीचे हैं, हमारे खेत ऊंचे हैं, हमारा पानी आता है सोन से। तो सोन के आधुनिकीकरण से सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके मैंने आधुनिकीकरण कराया, जो काम 75% पूरा हो गया है, 25% बाकी है। तो वो हमारा पानी का प्रवाह बहुत अच्छा से है और खेती 10% 15% टिल में जिसको परेशानी है, 1 साल के भीतर उसको हम लोग दूर कर। ठीक है, तो दोबारा मैं आपसे सवाल पूछूंगी, इस पे जवाब आपसे लूंगी। कब तक का टाइम आप हमको दे रहे हैं? 25% काम जो बचा हुआ है। ये 25% काम अगले 1 साल में पूरा हो जाएंगे। हालांकि बिहार की माली हालत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं रिस्क लेके आपको मैं कमिट कर रहा हूँ। क्या आरजेडी की सरकार रहती नीतीश कुमार के साथ साझा वाली, तब भी आप ये बात कहते? मैं ये कह सकता था कि ये 1 साल जो समय दे रहा हूँ, जो अनुमान पे, उसको मैं कहता कि 6 महीना में पूरा हो जाता, अगर आरजेडी की साझा सरकार रहती। निश्चित तौर पे। ठीक है सर, उद्योग नहीं है बक्सर में, उसको लेकर क्या उपाय किया जा रहा है? रोजगार सृजन के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? आपको सूचना को अपडेट कर दूं कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र अब बक्सर में है, नावानगर। अभी वहाँ पे पेप्सी, कोका कोला, जेके सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं बक्सर में। और बिहार का, बेगूसराय की तस्वीर हमने देखी है, बक्सर की तस्वीर तो अभी अधूरी आप है। देखेंगी, आप अपने चैनल के जरिए वहाँ के लोकल संवाददाता को कहिए कि नावानगर इंडस्ट्रियल एरिया से घूम कर आए। अभी तो बिजली घर 15,000 करोड़ रुपए का स्टार्ट हुआ है चौसा में। तो आज अब बिहार में सबसे ज़्यादा कहीं निवेश आ रहा है पूरे बिहार में, तो उस जिला का नाम तो है। सरकार की सफलता मानते हैं, नीतीश सरकार की सफलता, जेडीयू और बीजेपी की अगर सरकार अगर की सफलता? जिसका राज होगा उसकी तो गुणगान होंगे ही, उसकी तो वाहवाही होगी ही। काम कोई करे, कहा जाता है लड़े सिपाही नाम सरदार का।
सरदार तो जो है सत्ता में बैठा उसके नाम होंगे ही, हम कैसे उसको आप खारिज कर सकते हैं। नहीं, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कृषि मंत्री जब आप रहे तो आपने कई सारे आरोप लगाए, आपने ये भी कहा कि चोरों का अड्डा है। अब वहीं पे अगर औद्योगिक विकास हो रहा है, आप आप सरकार तो को बक्सर क्रेडिट के दे रहे संदर्भ में हैं। सवाल की तो मैंने कहा, हुँ, लेकिन पूरे बिहार में करके दिखाते वो लोग तो और वाहवाही होता उनका। ट्रू। इथेनॉल उद्योग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो कंपनियों के जो मालिक हैं वो रो रहे हैं, उनकी बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी सोशल मीडिया पर, लगातार हाय तौबा मचा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? वो भी कहानी बक्सर से ही है। वो इथेनॉल कंपनी पर जिसका रोते हुए मालिक को देखती हूँ, वो मेरे ही लोकसभा में लगा है। सवाल ये है कि भारत सरकार बिहार जैसे राज्य के साथ हमेशा भेदभावकारी नीति अपनाया। सत्ता में जरूर डबल इंजन है, लेकिन बिहार में ट्रबल इंजन है। ये इथेनॉल का पूरा कोटा गुजरात को दे देते हैं, महाराष्ट्र को दे देते हैं, बिहार का कोटा कटौती कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे 50% उत्पादन घटाना पड़ा। कभी सभी जानते हैं इंडस्ट्री 70-80% जब प्रोडक्शन पे आती है तो जा कर के वो प्रॉफिट मेकिंग होती है, 50% पे तो ब्रेक इवन भी नहीं होती, लॉस मेकिंग हो जाती है। तो बिहार एक उभरता हुआ जो क्षेत्र था, आज भारत सरकार की नीतियों के चलते फिर बिहार एक डेड स्टेट के रूप में तब्दील हो गया। 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा बिहार में, 17 इथेनॉल प्लांट हैं। तो ये नीतिगत जो मार है बिहार पर, जिसके खिलाफ मैंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी, और सवाल लोकसभा में किया है इसके बारे में। ठीक है, अंतिम सवाल है। तेजस्वी यादव जो आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई के तौर पर छोटे भाई को क्या सलाह देंगे? देखिए, तेजस्वी जी बिहार में हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। बहादुरी से पार्टी को चला भी रहे हैं, इस हार के बाद भी सक्रिय भी हैं, और बिहार में उनका भविष्य है। जो चूँकि ये पीढ़ीगत बदलाव है बिहार में, तो पीढ़ीगत बदलाव में उनसे ज़्यादा अनुभवी कोई नहीं है। मेहनत करेंगे हम लोग साथ मिलके, और बिहार के लोग का जो रास्ता है, जो बिहार का राजनीतिक संप्रभुता और राष्ट्रीय जनता दल के ही जरिए हासिल किया जा सकता है, भाजपा के जरिए नहीं। ठीक है। सुधाकर जी, अभी आपसे मेरी बातचीत हो रही है, आप मुझे बहुत कूल लग रहे हैं, बहुत सुलझे हुए लग रहे हैं। आप हैं भी सुलझे हुए छवि वाले नेता हैं। लेकिन जब आप बयानबाज़ी करते हैं, जब आप किसी मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था बगावती तेवर दिखता है। सुधाकर सिंह को इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए, जब मुद्दे पर हम लोग देखते हैं कि सरकार के तौर पे लोग फेल लोग हैं, या इस तरह के मुद्दे थोपने का प्रयास कर रहे हैं आम नागरिक पर, जैसे हम गुलाम हैं, उस दौर में हमारे तेवर बहुत तल्ख होते हैं, और हम साक्ष्यों के आधार पे अपनी बात रखते हैं। और इसीलिए आज तक कोई भी सरकार जवाब हमारा नहीं देती है, न केंद्र सरकार देती है, न राज्य सरकार देती है। तो क्या आप इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं, या ये मानते हैं कि बिहार की जनता को शायद ये नहीं चाहिए? मौन साधना इतिहास में गुनाह के बराबर माना जाएगा। आप केवल वर्तमान के लिए राजनीति नहीं करते, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आप शहीद कहलाएंगे। अगर नहीं लड़ेंगे तो आप कायर कहलाएंगे। इतिहास तो शहीद और कायर में अंतर देखता है कि लड़ने की बारी थी तो आप लड़े नहीं, आप कुर्सी पर बैठे रहे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।